नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज़ में, जिसके तहत जो है जीएस के प्रश्न पत्र थर्ड से प्रश्न कराने वाले हैं। और प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी हिंसा में होने वाली गिरावट में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों की चर्चा करिए। न्यूज़पेपर में आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो हमारे गृह मंत्री महोदय हैं, उनका कहना भी है कि भाई ये जो नक्सलवाद है, माओवाद है, सारी समस्याएं जो उग्रवादी चीज़ें हैं, इसको अब मेरा टारगेट यही है कि 2026 तक ये समूल इसका हम खात्मा कर देंगे। और आप आए दिन देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो चाहे नक्सलवादी हों चाहे उग्रवादी हैं, वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और उनकी जो हिंसक गतिविधियां हैं उसमें भी कमी आई है, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगभग या तो वो अरेस्ट कर लिए गए हैं या उनको मार दिया गया है, मतलब सुरक्षा बलों के द्वारा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत संभावना है कि आपसे प्रश्न बने, और ये दोनों बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, जो स्टेट पीसीएस के लिए दे रहे होंगे मुख्य परीक्षा उनके लिए भी, और जो हमारे यूपीएससी के बच्चे हैं उनके लिए भी। तो आइए देखते हैं। 12 अंक का प्रश्न है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना यही है कि जो समृद्धि संस्थान का मेंटरशिप प्रोग्राम आ गया है, जिसकी आप लोगों को बड़ी प्रतीक्षा थी, वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। और पेपर 5 से लेकर के, मतलब यूपी पीसीएस का जो पेपर 5 है, जो यूपी स्पेशल से संबंधित होता है, उससे लेकर के ये शुरू हो रहा है। तो आप लोग इससे जुड़े। यहाँ क्या है कि हम 24/7 मेंटरशिप की उपलब्धता कराते हैं। साथ ही साथ रोज़ाना आपको आंसर मतलब की प्रैक्टिस कराएंगे, प्रश्न देंगे, आपको लिख करके दिखाना होगा, रोज़ाना उसका मूल्यांकन होगा और मॉडल आंसर दिया जाएगा। मतलब पूरा कंप्लीट यहाँ हम सिलेबस अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं उनसे न केवल पीवाईक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराएंगे, और साथ ही साथ उत्तर लेखन करना कैसे है, वहाँ कुछ समस्या आ रही है या पढ़ना कैसे है, जो भी आपकी दिक्कत होगी मेंटरशिप प्रोग्राम में, वो सारी चीज़ें कवर करी जाएंगी। तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। चूँकि 15 जून से बैच स्टार्ट है, तो एडमिशन्स प्रारंभ हो गए हैं। तो यदि अभी तक आप लोग इससे जुड़े नहीं तो ज्वाइन करें। फीस स्टार्टिंग के 20 बच्चों के लिए अभी क्या है, 7,499 रुपये। लेकिन जैसे ही ये क्राइटेरिया पूरी होगी, फीस बढ़ जाएगी, तब आप कहेंगे कि सर एडमिशन दे दीजिए। तो देखिए, आप कहते हैं, हम संस्थान के लोगों से कहते भी हैं, लेकिन वो मेरी सुनते नहीं हैं। तो बेहतर यही होगा कि यदि आपको एडमिशन लेना ही है तो आप जल्दी से ले लें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए, आज की जो ये सूचना थी यहीं तक थी। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, ये इसी तरीके से आपको प्रश्न हम देंगे, आप उत्तर लिख करके भेजेंगे, पूरा मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। और साथ ही साथ आपका यदि आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है, ऐसा नहीं है कि केवल हम नंबर लिख करके छोड़ दें। जनरली जो है आंसर राइटिंग की जो कॉपियाँ चेक होती हैं ऐसे होता है, बस नंबर लिख के छोड़ दिए। ये नहीं बताया कि यदि हम जो है 10 में 3 नंबर, 3.5 नंबर, 2 नंबर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, कैसे इसको जो है 5.5 नंबर, 6 नंबर तक हम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी। और आपको यहीं तक नहीं हम रोकेंगे, उसके बाद जो प्रश्न आपको दिए रहेंगे, जो इसका उत्तर आपने लिख के दिखाया है हमको, जो हमने कमेंट किया है, फिर उसका मॉडल आंसर भी देंगे, कि मतलब आप कमेंट से भी और मॉडल आंसर से भी मिला करके चीज़ों को तैयार करिए। और ये मॉडल आंसर हमारा आपके प्रत्येक टेस्ट का रहेगा, मतलब जो भी हम आपको प्रश्न देंगे उसका मॉडल आंसर देंगे। और इसी तरीके से करीब करीब जो हमारा प्रयास रहेगा, 750 प्लस क्वेश्चन जो है सभी पेपर से मिला करके हम करवा दें। और सोचिए, अगर इतना 750 प्लस क्वेश्चन यदि आप करके जाएंगे मुख्य परीक्षा के पहले पहले, तो कौन सा मुख्य परीक्षा आपका रुकेगा, आप हमको बताइए। तो बस ज़रूरत ये है कि जितनी ईमानदारी से हम प्रयास करेंगे, उतनी ही ईमानदारी से आपको आंसर राइटिंग करके उत्तर को भेजना होगा। समस्या आ रही है तो इसीलिए, जैसे पहले क्या था कि पहले वाले जो बैचेस थे उसमें हम मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं लाए थे, केवल हम टेस्ट सीरीज पे फोकस्ड होते थे, तो बच्चों को तमाम समस्याएं आती थी और वो बाद में कहते थे सर हम लिख ही नहीं पा रहे। तो यहाँ तो मेंटरशिप की एबिलिटी भी आपके पास है, उपलब्धता भी है। आप जो है फ़ोन घुमाइए, उनसे बात करिए, उनसे सलूशन मांगिए और फिर आंसर राइटिंग करिए। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, यदि आप एसडीएम डीएम बनने का सपना देख रहे हैं
तो जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक आपका जो है सफल होना वो अनिश्चित है। क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछे कि इस समय मेंस में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मतलब आईएएस बनने या पीसीएस बनने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, तो मैं एक बार भी संकोच नहीं करूंगा आंसर राइटिंग कहने में। क्योंकि आपका ज्ञान भले कम रहे, यदि आपको लिखने आता है, आपका प्रश्न छूट नहीं रहा है, तो आप मुख्य परीक्षा पास कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से ज्ञानी जो हैं वो यहाँ धरे रह जाते हैं, कुछ नहीं होता उनका। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। यदि आप इस क्षेत्र में हैं, आप अपना समय दे रहे हैं, तो बहुत थोड़ा सा शुल्क संस्थान ले रहा है, और इतने शुल्क में सोचिए कि आपके एक क्वेश्चन पे तो 10 भी रुपया नहीं हुआ, और आपको 750 क्वेश्चन दे रहा है, आपकी डेली आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है, तो कितनी बड़ी सहूलियत दे रहा है। तो बस आप लोग इससे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। डेली आंसर राइटिंग करिएगा तो 25-50 दिन में आप अपनी प्रगति खुद देखिएगा कि आप कितने सहज चीज़ों में हैं। नहीं तो स्थिति ये होती है कि लोग पीटी तो पास कर लेते हैं, आंसर राइटिंग किए नहीं होते हैं, तो मुख्य परीक्षा में वो 2-2.5-3 महीने का जो समय पाते हैं उसमें पूरी तरीके से वो अपसेट रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, और फाइनली मुख्य परीक्षा में वो परफॉर्म भी उनका खराब होता है। उनको पता भी रहता है कि हमारा इस बार कुछ होना नहीं है, अगली बार जो है मुख्य परीक्षा पहले पढ़ेंगे, फिर जो जा करके पीटी का जो समय होता है 2-2.5 महीना उसको करके करेंगे। तो इसीलिए आंसर राइटिंग मस्ट है, आप लोग इससे जुड़िए, इसका फ़ायदा उठाइए। पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी हिंसा में होने वाली गिरावट में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों पर जो है वो चर्चा करना है। 12 अंक का प्रश्न है। तो गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2014 के बाद से 7 पूर्वोत्तर राज्यों में से, इसको 8 कर लीजिए, 8 पूर्वोत्तर राज्यों में से 6 में उग्रवाद की घटनाओं में 80% तक जो है वो कमी आई है। मतलब आप यहाँ बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये जो कमी आई है, जो प्रश्न में की डिमांड है, तो ये सॉरी एक मिनट, तो ये जो प्रश्न की डिमांड है ये हवा हवाई नहीं बनाएगा, वाकई में कमी आई है, तभी ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा रहा है। और कौन इसकी पुष्टि कर रहा है? गृह मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है 2020-21 की, वो इसकी पुष्टि कर रही है। और वो कह रही है कि जो पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं उसमें से जो 6 राज्य हैं वहाँ 80% तक जो है उग्रवादी घटनाओं में कमी आई है। और आप भी जो है ऐसे प्रश्नों की भूमिका इसी तरीके से किसी रिपोर्ट के माध्यम से आप शुरू कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावी रहेगी। फिर अगर इसमें देखा जाए तो योगदान देने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, तो इस सकारात्मक प्रवृत्ति के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं। मतलब ये जो कमी आई है इसके पीछे के कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कि सरकार की अति सक्रियता। और ये है भी कि भाई हम लोग जितनी भी समस्याएं हैं उसमें एक चीज़ जोड़ते नहीं है कि भाई जो राजनीतिक इच्छा की कमी। तो राजनेता जो है वो भारत के सबसे पावरफुल लोग होते हैं और उनके पास अधिकार होता है, भाई विधायिका वो होती हैं, उनके नीचे कार्यपालिका होता है। तो अगर शीर्ष नेतृत्व किसी चीज़ को चाह ले तो उस पर जो है सकारात्मक परिणाम निकलने ही निकलने हैं। और वर्तमान में आप देखेंगे कि चूँकि शीर्ष नेतृत्व का ही एजेंडा था कि हम ये जो उग्रवादी घटनाएं हैं या जो नक्सलवादी घटनाएं हैं इसको हम एकदम से ख़त्म करेंगे और भारत को एकदम जो है बढ़िया देश बनाएंगे। तो इसी वजह से ये है कि सरकार चूँकि अति सक्रिय रही, और अति सक्रियता के उदाहरण देखेंगे तो सरकार की अति सक्रियता के कारण उग्रवादी समूहों से बातचीत प्रारंभ हुआ, जिससे युद्ध विराम हुआ और द्वेष भी कम हुआ। भाई अगर आप कोई उग्रवादी गुट है और हमारे अपने लोग हैं, अगर किसी कारण से वो हथियार उठा ले रहे हैं और अगर हम बातचीत करके उनको कुछ उनकी चीज़ें मान ले रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ वो हिंसा छोड़ देंगे और हमारे प्रति जो उनके मन में एक द्वेष की भावना है वो भी कम होगी। और कूटनीतिक बातचीत तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि भाई हम आपकी सुनेंगे, आप हमारी सुनेंगे, तो एक बीच का रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। तो वही चीज़ें हैं जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुइवा, मतलब NSCN-IM जो गुट है के साथ 2015 का युद्ध विराम समझौता संपन्न हुआ।
ये एक महत्वपूर्ण जो है वो गुट था और काफ़ी सक्रिय था। और उसके साथ 2015 में ही बातचीत की चीज़ें शुरू हुई और एक युद्ध विराम समझौते पर ये लोग पहुँचे। और वहाँ की जो उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार के द्वारा कई तरीके से प्रयास किए गए। वो आप जो है हमारे दूसरे वीडियो में आपने देखा होगा कि जो हम योजनाओं पे चर्चा किए हैं। फिर विकास पर बढ़ता ध्यान, इन क्षेत्रों में अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ाने से आर्थिक असमानता एवं उपेक्षा से संबंधित शिकायतों को दूर करने में मदद मिली है। भाई अगर ये जो उग्रवादी गुट है, देखिए जनता को हिंसा नहीं चाहिए होती है, लेकिन वो हिंसक गतिविधियों में इन्वॉल्व क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें जब लगता है कि जब हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है या जो हमारा हक है वो हमसे छीना जा रहा है। यही स्थिति जो पूर्वोत्तर के राज थे, आज़ादी के बाद चूँकि हमारे नीति नियंताओं का उधर ध्यान भी कम गया, और ध्यान कम गया उसके कई कारण थे। एक तो हमारी खुद इतनी जटिलताएं थी, लगातार पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध में चीज़ें रहीं, तो ऐसे में वाकई में कुछ तो हमारे द्वारा भी, मतलब हमारे क्या, हमारी जो सरकारें रही हैं उनका नॉर्थ ईस्ट की तरफ कम रुझान होना और वहाँ की विकासात्मक गतिविधियों पे कम ध्यान देना, साथ ही साथ चाइना का प्रोपोगंडा और चाइना से समर्थित जो उग्रवादी चीज़ें हैं उसको बढ़ावा मिलना, तो ये दोनों चीज़ें हमारे अगेंस्ट चली गई। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि भाई वहाँ के लोगों को लगने लगा कि भारत जो है वाकई में हमारे हितों के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, वो हमारे हितों को ले करके काम नहीं कर रहा है, तो हम अपने हितों को कैसे मनवाएंगे? तो वो हिंसक तरीके से मनवाएंगे, और वही प्रयास यहाँ चीज़ें रही हैं। लेकिन अब क्या है कि चूंकि संघर्ष विराम की चीज़ें हैं, तो ऐसे में जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं वो वहाँ पहुँच रही हैं, विकास की चीज़ें बढ़ रही हैं, ऊर्जा सुरक्षा पहुँचाई जा रही है, हेल्थ के सेक्टर में काम हो रहा है, आधारभूत संरचनाओं का विकास हो रहा है। तो इन सब कारणों से क्या है कि जो एक द्वेष था, जो एक मन में मलिनता आ गई थी, वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हुई और एक विश्वास बहाली की चीज़ें, मतलब सरकार के प्रति यदि जनता का विश्वास है तो ये सबसे बड़ी सरकार की पूंजी होती है। और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में हम उसी पूंजी को खो दिए थे, या जो नक्सलवादी जो क्षेत्र है वहाँ भी इस चीज़ की चीज़ें रही हैं। तो जनता के बीच हम अपनी अपनी इमेज को बढ़ाने में सफल हो रहे हैं, और यही कारण है कि जो जनता है वहाँ की, उनको लग रहा है कि नहीं, ये जो हमारे तथाकथित नेता थे वो हमको बरगला रहे थे और वो अपने एजेंडे के तहत अपने हितों को की पूर्ति कर रहे थे, भारत देश के साथ समस्या नहीं थी। तो अब वो चीज़ें भी स्पष्ट हो रही हैं, तो ऐसे में इनके टिके रहने की संभावना अब और ज़्यादा धीरे धीरे छीड़ होती जा रही, क्योंकि इनका बेस कौन था? इनका बेस वहाँ की जनता थी, और जनता ही जो है वो अब इनको नकार रही है, जिनके बल पे ये अपना साम्राज्य खड़ा किए हुए थे, क्योंकि जन समर्थन इन्हें प्राप्त था। तो वही चीज़ें आप बता रहे हैं, और ये कैसे हो सका है कि जब हम वहाँ विकास की चीज़ों को, विकास की जो गतिविधियाँ उसको तीव्र कर सके हैं। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में विकासात्मक कार्यों पर 2014-15 में 36,108 करोड़ रुपए का व्यय होता था, जो बढ़कर 110% बढ़ा है, देखिए। और 2022-23 में कितना हो गया है? 76,040 करोड़ रुपया, मतलब डायरेक्ट 110 ही वर्षों में हम दुगने से भी ज़्यादा जो है वित्त खर्च कर रहे हैं वहाँ के आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए। तो ऐसे में लोगों को लगेगा ना कि भाई चीज़ें हो रही हैं, तो उनका एक विश्वास बनेगा सरकारी संस्थाओं पे। फिर नागरिक समाज की पहले, और ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि किसी भी समाज की सोच बदलने में जो नागरिक समाज होता है, जो वहाँ के लोग होते हैं, जो वहाँ के प्रभावी लोग होते हैं, जो वहाँ के प्रभावी संगठन होते हैं इस टाइप के, वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वही आप बता रहे हैं कि नागरिक संगठनों द्वारा की गई शांति और संवाद के पहलुओं ने विभिन्न समुदायों तथा राज्य एवं लोगों के बीच की खाई को जो है वो पाटने में मदद की है। मतलब ये सारी चीज़ें तो हम विकासात्मक चीज़ें कर ही रहे हैं, हम जो उग्रवादी संगठन उनसे बातचीत कर रहे हैं, संघर्ष विराम की भी चीज़ें कर रहे हैं, और फिर जो नागरिक समाज है, जो वहाँ का जो प्रभावशाली लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करके आम जनता में जो है
सरकार की छवि बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चौतरफा प्रयास हो रहा है, तब जाकर के चीज़ें इतने कम समय में इस स्तर पे पहुंची हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क, नागा मदर्स एसोसिएशन आदि इस क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं। मतलब अगर आप जो है नागरिक समाज की पहलों की चर्चा कर रहे हैं तो कुछ उदाहरण आपको देने होंगे। तो ये आपने उदाहरण भी दे दिया कि नागा मदर्स एसोसिएशन और नॉर्थ ईस्ट जो है नेटवर्क की भूमिका बहुत ही जो है उल्लेखनीय रही है। फिर प्रभावी उग्रवादी विरोधी अभियान में अगर देखा जाए तो सुरक्षा बलों द्वारा इन उग्रवादी समूहों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाए गए, जिससे उनके नेटवर्क ध्वस्त हो गए। इसके अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग ने सफल अभियानों में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद की है। जैसे अगर देखा जाए तो भारत ने 2015 में NSCN खापलांग गुट से जुड़े उग्रवादियों के विरुद्ध म्यांमार में जो है सर्जिकल स्ट्राइक की है। देखिए पीछे के जो प्रयास थे वो तो थे ही, साथ ही साथ प्रभावी उग्रवाद विरोधी हमने अभियान भी चलाए हैं, और अभियान इसलिए वर्तमान में बहुत ज़्यादा सफल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो टेक्निक है, जो ड्रोन टेक्निक आ गई है, ये बहुत कारगर साबित हो रही है। पहले क्या होता था कि जो हमारे सोल्जर्स होते थे, जो हमारे पैरामिलिट्री के जो फोर्स होते थे, उनको उस जंगलों का प्रशिक्षण नहीं था, जानकारी नहीं हो पाती थी, तो वो ऑपरेशन के तहत यदि जाते भी थे तो बहुत बड़ी मात्रा में हताहत हो जाते थे, शहीद हो जाते थे, क्योंकि जो उग्रवादी संगठन था वो वहाँ के जंगलों से पूरी तरीके से वाकिफ़ थे, उनको वहाँ लड़ने का अनुभव था, वहाँ वो सरवाइव कर ले रहे थे। तो इन सब स्थितियों में क्या था कि हम जो है वो बैकफुट पे चले आ रहे थे, जो हमारी जो अर्धसैनिक बल होते। लेकिन ड्रोन वाली तकनीक से कि भाई सैनिकों को जो है जाना ही नहीं है जंगल में, ड्रोन से ही जो है, ड्रोन कैमरे के माध्यम से हम पूरे जंगल की एक इमेज ड्रा कर लेते हैं, जो शिविर होते हैं उग्रवादियों के उनको लोकेट कर लेते हैं, और ड्रोन के ही माध्यम से हम टारगेटेड जो है वेपन से अटैक कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाई आज अगर देखा जाए तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी ड्रोन की बड़ी भूमिका रही। ऐसा नहीं कि जो हमारे फाइटर हैं वो पीओके में गए या पाकिस्तान में गए, क्योंकि वहाँ जाने पर भाई उनके जो सिस्टम है उससे एक थ्रेट हो सकता था। तो अब क्या है कि अब युद्ध यहीं बैठे बैठे होगा, लड़ेंगे कौन? ड्रोन लड़ेंगे। और ड्रोन अगर दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं तो इतने कास्टली भी नहीं होते हैं, और उनकी सटीकता बहुत सही होती है। वो अनमैन्ड होते हैं, मतलब वहाँ जन की तो हानि होती ही नहीं है। तो कई तरीके से फ़ायदेमंद रहे हैं ये ड्रोन, और ड्रोन के ही माध्यम से जो हम सफल अभियान चलाने में पूर्वोत्तर के क्षेत्र में सफल रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि जो जिसका बेस होता है वहाँ का वो एक तरीके से बादशाह होता है, और वहाँ घुस करके ऑपरेशन करना, जब तक आप बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं होंगे, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से जान नहीं रहे होंगे, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। और यदि इसका उदाहरण आप इतिहास से ले तो मराठों का लीजिए कि मराठे जब तक सह्याद्री और उस रेंज में थे, सतपुड़ा के रेंज में थे, तब तक वो अपने आप को एकदम सुरक्षित रखने में सफल रहे थे, क्योंकि पहाड़ था, दुर्गम क्षेत्र था, वहाँ के लिए वो थे, आते थे, उतरते थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे। मतलब मुगलों के नाक में चना चबा के रख दिए थे, दम करके रखे थे, नाकू चना चबाया था, मतलब कोई सफल नहीं हो रहा था। लेकिन वही मराठे जब प्लेन में आते हैं, मैदान में, पानीपत की युद्ध में 1761 में, तो अब्दाली के सामने बुरी तरह पराजित होते हैं, क्योंकि उन्हें जो है पहली बात तो प्लेन में युद्ध लड़ने का तरीका नहीं मालूम था, और जो उनका स्ट्रेंथ था, जो उनकी मजबूती थी, वो उनका एक भौगोलिक क्षेत्र था। वो जैसे ही भौगोलिक क्षेत्र से बाहर निकले वो मारे गए। और यही कंडीशन कहीं ना कहीं माओवादियों के साथ थी कि भाई जंगल में जो हमारे पहला पैरामिलिट्री जो फोर्स हैं, जो स्थानीय पुलिस है, वो जा ही नहीं पाती थी, और वो जंगल से बाहर निकलते नहीं थे, तो उनका एक छत्र साम्राज्य चलता था। लेकिन अब क्या है कि टेक्निक इतनी डेवलप हो गई है, वेपन्स इस तरीके से आ गए हैं कि ठीक है, आप बैठे रहिए, आपको लगेगा कि हम महफूज हैं, और आपको एकदम सटीक टारगेट करके वो मार के चले जाएंगे। तो वही चीज़ें हो रही हैं।
भारत की विदेश नीति, तो भारत की विदेश नीति में किए गए बड़े बदलावों की वजह से उग्रवाद से निपटने हेतु इसके पड़ोसी देशों में बेहतर सहयोग प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जैसे संगठनों के शीर्ष उग्रवादी नेताओं की गिरफ्तारी में सराहनीय मदद की। और अभी पीछे आपने देखा ना कि भाई किस तरीके से हमने जो खापलांग गुट के जो उग्रवादी जो कैंप थे वो म्यांमार में थे और हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। उसके बाद भी म्यांमार की जो सैन्य शासक वाली जो सरकार थी उसने हमारा जो है वो विरोध नहीं किया, क्योंकि हमारे जो है म्यांमार से वर्तमान में अच्छे संबंध है। एक समय तक यूनिस के आने के पहले तक बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनसे भी हमारे बेहतर संबंध थे। तो ये जो विदेश नीति हमारे बेहतर थे, तो ऐसे में जब हम इन उग्रवादियों के साथ जब इनके कैंपों को हम नष्ट कर रहे होते हैं, तो वैसे में इन देशों का हमको एक तरीके से सपोर्ट मिलता। मतलब ये आरोप नहीं लगाते कि भाई कैसे आप हमारी संप्रभुता में घुस गए, ये तो हमारी संप्रभुता के खिलाफ है, या आप हमसे परमिशन लीजिए हम अटैक करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनके भाग जाने की चीज़ें रहती हैं या उनके बच निकलने की संभावनाएं रहती हैं। और जो उग्रवादी संगठन थे उनको भी एहसास नहीं था कि भारत वहाँ से आकर के दूसरे देश की सीमा में सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा। तो ये हमारे वैदेशिक कूटनीतिक संबंधों को भी दिखाता है कि हम म्यांमार या बांग्लादेश में चीज़ों को यदि ख़त्म कर सके तो क्यों कर सके, क्योंकि वहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे हमारे बेहतर वैदेशिक संबंध थे। तो इसकी भी बड़ी भूमिका थी, आप इसको भी दीजिएगा। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि उग्रवाद संबंधी घटनाओं में कमी सरकार द्वारा जो है प्रारंभ की गई बहुआयामी दृष्टिकोण का परिणाम है। मतलब इसका क्रेडिट किसी एक पार्टी को एक संस्था को तो दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से भाई सरकार की भूमिका है, अर्धसैनिक बलों की भूमिका है, सिविल सोसाइटी की भूमिका है, फिर जो विकासात्मक गतिविधियां हो रही हैं उनकी भूमिका है, फिर हमारी जो वैदेशिक कूटनीतिक चीज़ें हैं उनकी भूमिका है। तो ये सम्मिलित जब प्रयास किए गए तब जाकर के इस तरीके का सकारात्मक रिजल्ट आया है, जिसे निरंतर प्रयासों एवं सहयोग के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब अभी भी जो 20% वाली चीज़ें बाकी हैं उसको भी ख़त्म करने की दिशा में जो है प्रयास होने चाहिए। और सरकार गंभीर है, गृह मंत्री का स्टेटमेंट आता ही रहता है, और मुझे भी लग रहा है कि 2-3 साल में ये सब चीज़ें जो है ये अतीत का विषय बन जाएंगी। कभी हम लोग के जो बच्चे रहेंगे वो पढ़ेंगे अपने IR में कि कभी उग्रवाद या नक्सलवाद था। हम लोग तो वर्तमान में इस दंश को झेले हैं, इस पीड़ा को देख रहे हैं, लेकिन विश्वास है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है बिल्कुल वो इससे मुक्त रहेगी। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। अच्छा प्रश्न था और बहुत संभावना कि आपकी परीक्षा में पूछा जाए। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले समृद्धि IAS का टेलीग्राम, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। साथ ही साथ ये हमारे 2 चैनल हैं, एक तो यूट्यूब है हमारा समृद्धि IAS का, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल जो है यूट्यूब है। तो दोनों चैनल आपके हैं और दोनों को आपके ही सहयोग से आगे बढ़ना है। तो इसलिए इसे जो है आगे बढ़ाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट तो ज़रूर करें। और अगर आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।